गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं विनीत स्वागत करता हूं आप सभी का संदीप क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि साइंस के सेशन में 20 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के भी रहते हैं। आज जो हम करवाने वाले हैं वो स्पेशली PYQs हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है सारे, जिसमें 2022 के आपके जो 25 क्वेश्चन रहते हैं वो क्वेश्चन रहने वाले हैं। एक आध क्वेश्चन कम रहेंगे जो शायद एनवायरनमेंट के हों। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है भोजन के पाचन में पित्त लवण का क्या प्रभाव पड़ता है। पित्त लवण का क्या प्रभाव पड़ता है? भोजन के पाचन में पित्त लवण का क्या प्रभाव पड़ता है? अब पित्त लवण की पहले बात कर लो, पहले आंसर देख लो। पित्त लवण का वे बड़े वसा ग्लोब्यूल्स को छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देते हैं। वे प्रोटीन का पाचन शुरू करने के लिए लाइपेज को सक्रिय करते हैं। इनमें वसा पाचन एंजाइम होते हैं जिन्हें लाइपेज कहा जाता है। वे फैटी एसिड जारी करने के लिए वसा ग्लोब्यूल्स को पचाते हैं। अब जो देखो, जो पित्त रस का काम होता है वसा का पाइसीकरण करना। पित्त रस का काम क्या होगा? पित्त रस का, अगर पित्त रस की बात करेंगे, पित्त रस का काम क्या होगा? वसा का पाइसीकरण करना। वसा का पाइसीकरण। वसा का पाइसीकरण करना मतलब वसा को छोटे छोटे पार्टों में तोड़ना। मतलब छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना। अब देख लो, अगर पित्त रस की बात करेंगे तो ये बनेगा कहां? बनेगा लीवर में यकृत। स्टोर कहां होगा? स्टोर होगा पित्ताशय में। और स्टोर कहां होगा? स्टोर होगा पित्ताशय में। स्टोर होगा पित्ताशय में। अब देख लीजिए इसका, देख लीजिए कि ये वसा क्या कर रही है, पित्त रस क्या करता है? वसा का पाइसीकरण, छोटे छोटे भागों में तोड़ना। अब देख लीजिए ऐसा ऑप्शन कौन सा है? वे फैटी एसिड जारी करने के लिए वसा ग्लोब्यूल्स को पचाते नहीं है, क्या करते हैं? तोड़ते हैं। वे इनमें वसा पाचन एंजाइम होते हैं जिन्हें लाइपेज कहा जाता नहीं। वे प्रोटीन का पाचन शुरू करने के लिए लाइपेज को सक्रिय करते हैं नहीं। वे बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ते हैं। क्या करते हैं? तोड़ने का काम करता है, पाइसीकरण करता है। तो आंसर कौन सा सही होगा? आंसर ए सही होगा। आपका आंसर ए करेक्ट होगा। तो पित्त रस बनेगा कहां? लीवर में। स्टोर कहां होगा? पित्ताशय में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस तत्व में क्रमशः इका सिलिकॉन, इका बोरान और इका एल्युमिनियम के समान गुण होते हैं? देखो, इका सिलिकॉन के क्या लिखेंगे? इका सिलिकॉन जर्मेनियम, बोरान को क्या लिखेंगे? स्कैंडियम।
स्कैंडियम, बोरान स्कैंडियम, और एल्युमिनियम को क्या, गैलियम, इसको क्या लिखेंगे, गैलियम, गैलियम। अब देख लीजिए इसी क्रम में लिखना है, इका सिलिकॉन तो जर्मेनियम, जर्मेनियम वाला ऑप्शन तो कार्बन वाला नहीं होगा और स्कैंडियम वाला नहीं होगा, या तो बी होगा या तो सी होगा या तो डी होगा, तो जर्मेनियम। इका बोरॉन, बोरॉन का क्या, स्कैंडियम, तो देखो स्कैंडियम, स्कैंडियम ये कार्बन यहां आ गया तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन बी सही होगा। सिलिकॉन का जर्मेनियम याद रखिए, बोरान का स्कैंडियम, और इका एल्युमिनियम का गैलियम, इका एल्युमिनियम गैलियम, इका एल्युमिनियम गैलियम, इका सिलिकॉन जर्मेनियम, और इका बोरान स्कैंडियम। तो आंसर कौन सा सही होगा, आंसर बी इज करेक्ट, आंसर बी इज करेक्ट, आंसर बी आपका करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ये है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां से प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के वापस परावर्तित होती है। अब देखो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां से प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के वापस परावर्तित होती है। तो देखो अनंतता, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र, ध्रुव। अब देखो ध्रुव तो किसको बोलेंगे, जैसे मान लो ये है, ये मुख्य अक्ष है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ध्रुव, इसको बोलेंगे ध्रुव। अब ये क्या हुए, ये इसकी अक्ष है, ये इसके अक्ष है, तो कह रहा है कि प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के वापस परावर्तित होती है। तो वापस अगर परावर्तित होगी कहां से, वक्रता केंद्र से, मुख्य फोकस से भी नहीं होगा और अनंतता से भी नहीं होगा, ध्रुव से भी नहीं होगा, कहां से होगा, वक्रता केंद्र से। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहचाना जाने वाला डैश होगा, यहाँ पे डैश पहचाना जाने वाला पहला फुलरीन डैश था, पहचाना जाने वाला पहला फुलरीन डैश था, तो कौन था, कार्बन 60 था। फुलरीन जो पहली बार पहचाना गया था कार्बन 60। अब इसका यूज कार्बन 60 का पूछ लेगा तो कैंसर में यूज करते हैं। कहाँ यूज करेंगे, यूज की बात करेंगे तो कहाँ, कैंसर में। कहाँ यूज करेंगे, कैंसर में यूज करेंगे। कार्बन 60 का। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आंसर इसका कौन सा होगा, आंसर ए, कार्बन 60। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है पांचवा, जल भ्रत क्या है, जल भ्रत क्या है, जल का भराव क्या है, जल भ्रत क्या है। ऑप्शन पढ़ो, देखो, एक मरुस्थल में रेतीले तल में फंसे आलवड़ीय जल के खंड। दूसरा क्वेश्चन, उच्च ऊंचाई पर चट्टानी गुफाओं में जमे हुए जल की चादरें, या फिर ज्वार नद में प्राकृतिक धाराओं से बहने वाला जल, या फिर कठोर चट्टान की परतों के बीच भूमिगत भंडारित जल। अब देख लीजिए कौन सा होगा, जल भरत मतलब जहां पे जल स्टोर हो, जहां पे जल एक भरा हुआ हो, पानी रुका हुआ हो। तब देख लीजिए, एक मरुस्थल में रेतीले, मरुस्थल कह दिया तो यहाँ तो जल भराव तो होगा नहीं ना, फंसे हुए आलवड़ीय जल के खंड नहीं। ऑप्शन ए एक तो गलत है। उच्च ऊंचाई पर चट्टानी गुफाओं में जमे हुए जल की चादरें, देखो जल की चादरें तो होंगे नहीं और उच्च ऊंचाई पर नहीं होगा, तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाता है। फिर ज्वार नद में प्राकृतिक धाराओं से बहने वाले जल
ना, भंडारण की बात कर रहा है, जल भृत की बात कर रहा। तो कठोर चट्टानों की परतों के बीच भूमिगत भंडारित जल, जो कठोर चट्टान होते हैं, कठोर चट्टान होते हैं, उनके नीचे जो पानी स्टोर हो जाता है उसको जल भरत कहते हैं, उसको जल भरत कहते हैं। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर डी इज करेक्ट। आंसर आपका होगा डी, आंसर डी इज करेक्ट। जो कठोर चट्टान के ही परतों के बीच भूमिगत भंडारित जल होगा उसको जल भरत बोलेंगे, उसको जल भरत बोलेंगे। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊंची परत है? निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची परत है? ऊंची परत का है या बाह्य परत का है? बाह्य परत ऊंची का है या बाह्य का है? अब देख लो, सबसे पहले कौन सी होगी? क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयनोस्फेयर या आयनोस्फेयर, फिर उसके बाद वायुमंडल। तो ये कौन होगी? देखो, ये होगी ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, ये हो गया स्ट्राटोपोज, ये हो गई मीजोस्फियर, ये हो गई थर्मोस्फियर, ये हो गई एक्सोस्फियर। अब देख लीजिए एक्सोस्फियर। जो ट्रोपोस्फियर है, जो आपकी ट्रोपोस्फियर है, जो ट्रोपोस्फियर है, ये पूछेगा मौसम की घटनाएं कहां पर घटित होंगी। तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? इसमें मौसम की घटनाएं होंगी। मौसम की घटनाएं, इसमें मौसम की घटनाएं होंगी, मौसम की घटनाएं होंगी। और जो आपका मौसम परिवर्तन होगा, बारिश, सारी चीजें इसी में होंगी। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होगा? ओजोन पाई जाएगी, पाई जाएगी। और जो आपके फ्लाइट वगैरह चलेंगे, फ्लाइट वगैरह, वो सब किसमें चलेंगे? स्ट्रेटोस्फेयर में। फ्लाइट वगैरह, फ्लाइट बेस में चलेंगे। और जो आपकी थर्मोस्फेयर होगी सबसे गर्म होगी, ये गर्म। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें कौन सा सबसे ऊंची परत है? सबसे ऊंची, सबसे एक्सोस्फेयर होगी। एक्सोस्फेयर मतलब बाह्यमंडल। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर आपका सी इज करेक्ट, बाह्यमंडल। अब तापमंडल कौन सा है? तो थर्मोस्फेयर है, ये तो होगा नहीं। समताप मंडल, समताप मंडल मतलब स्ट्रेटोस्फेयर, ये स्ट्रेटोस्फेयर, तो ये भी नहीं होगा। अब मध्यमंडल मतलब मेसोस्फेयर, तो ये भी नहीं होगा। इसको क्या करेंगे हिंदी में? इसको बोलेंगे क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, इसको क्षोभ मंडल बोलते हैं। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर सी इज करेक्ट, आंसर सी इज करेक्ट। इसको याद कर लीजिए इसी तरीके से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 7। पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? पेट्रोलियम को क्या कहा जाएगा? पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? ये सब PYQs स्टैंडर्ड क्वेश्चन है आए हुए ग्रुप डी में। देख लीजिए, पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? पेट्रोलियम को क्या कहा जाएगा? एक गैर नवीकरणीय संसाधन, क्योंकि इसे उत्पन्न करने वाली स्थितियां अब मौजूद नहीं है। दूसरा ऑप्शन है एक नवीकरणीय संसाधन क्योंकि यह मृत पौधों से प्राप्त होता है। गैर नवीकरणीय संसाधन क्योंकि इसे कारखानों में नहीं बनाया जा सकता। एक नवीकरणीय संसाधन चूंकि तेल का कुआं प्रतिदिन तेल देता है। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा। अब देखो कौन कौन आप एलिमिनेट कर सकते हो।
देखो ये गैर नवीकरणीय संसाधन क्योंकि इसे कारखानों में नहीं बनाया जा सकता। सही लग रहा ना, सही लग रहा। अब देखो एक नवीकरणीय, ये नवीकरणीय तो है नहीं, गैर नवीकरणीय ना, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, आंसर कौन सा होगा? अब ये देख लीजिए, एक नवीकरणीय संसाधन क्योंकि यह मृत पौधों से प्राप्त होता है, ये भी सही है। ठीक, अब देखो एक गैर नवीकरणीय संसाधन क्योंकि इसे उत्पन्न करने वाली स्थितियां अब मौजूद नहीं है। गैर नवीकरणीय मतलब नवीकरणीय नहीं है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर आपका होगा जो गैर नवीकरणीय संसाधन है क्योंकि इसे उत्पन्न करने वाली स्थितियां अब मौजूद नहीं है। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर ए होगा आपका। आंसर ए इज करेक्ट आंसर इसका, कि एक गैर नवीकरणीय संसाधन क्योंकि इसे उत्पन्न करने वाली स्थितियां अब मौजूद नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समान आकार का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस जैसे 48 सेंटीमीटर की दूरी पर है, दूरी पर प्राप्त होता है। लेंस का प्रकार और इसकी फोकस दूरी याद कीजिए, लेंस का प्रकार और इसकी फोकस दूरी। तो इसका जो ये का नाम आपका 48 सेंटीमीटर दूरी है, लेंस का प्रतिबिंबिक दूरी 48 सेंटीमीटर है। तो लेंस का प्रकार और फोकस दूरी, अब देखो लेंस का प्रकार कौन सा होगा? लेंस का प्रकार, ये जो फोकस दूरी है f/2 होगा। काहे का? लेंस इसकी फोकस दूरी का, फोकस दूरी कितनी होगी? तो आपका जो प्रतिबिंबिक आकार दिया गया है ना लेंस का आकार उसका फोकस दूरी का आधा होता है, 48/2, तो क्या होगा? 24। और जो लेंस का टाइप होगा वो कौन सा होगा? वो होगा आपका उत्तल, उत्तल। तो देख लीजिए किसमें है, 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा, अवतल नहीं होगा। और 48 तो होगा नहीं, 48 ये भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर सी करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना उत्पादन के ये सीमांत लागत डैश अतिरिक्त इकाइयों का उत्पादन करने के लिए कुल लागत में परिवर्तन को संदर्भित करता है। तो आपका कुल लागत को संदर्भित करेगा 1, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है? अब देखो धातु अम्ल के साथ मिलकर क्या करेगा? धातु अम्ल के साथ मिलकर क्या देगा? हाइड्रोजन गैस देगा। हाइड्रोजन गैस देगा। धातु अम्ल के साथ मिलकर क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस देगा। तो धातु अम्ल के साथ देखो पीबी लेड है तो धातु, लेकिन इसमें से सबसे सुटेबल आंसर होगा वो कॉपर देगा आपको हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। चांदी भी नहीं देगा, धातु अम्ल के साथ हाइड्रोजन गैस देगा। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर बी इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है
नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 ओम, 8 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को 9 वोल्ट की बैटरी से समांतर क्रम में संयोजन किया गया है। बैटरी की कुल विद्युत धारा पूछना, विद्युत धारा पूछा मतलब आई निकालने को पूछ रहा है। अब देख लो 3 प्रतिरोध समान जोड़े गए हैं, किसमें? 3 प्रतिरोधों को 9 वोल्ट समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। देखो 4 ओम हुआ, 8 ओम, 6 ओम, किससे जोड़ा गया है? 9 वोल्ट की 9 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। 9 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। आई का मान पूछा है, तो पहले क्या निकाल लीजिए आप? कुल प्रतिरोध निकाल लीजिए। तो कुल प्रतिरोध कैसे निकालोगे? अगर समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है तो कैसे निकालोगे? 1/R, 1/R1, 1/R2, 1/R3। अब देखो R1 कितनी वैल्यू? 1/4, 1/8, 1/6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? नीचे कितना ले ले? 24। तो 4 6 24, 8 3 24 और 6 चौक 24। तो कितना आ जाएगा? 6 4 10 3 13, 13/24। तो R कितना आ जाएगा? R की वैल्यू आएगी 24/13। ठीक, अब हमको पूछा क्या है? I पूछा है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है V बराबर I इंटू R। तो वोल्टेज कितना है? 9 वोल्ट है। I पूछा है हमसे, R कितना निकाला है हमने? 24 इंटू 13। तो ये इधर ले जाएंगे तो 9 इंटू 13/24। ये I की वैल्यू होगी। तो I बराबर क्या निकाल के लाएंगे? देखो 3 3 9, 3 8 24, तो 13 3 39/8। ठीक, तो 8 चक्कू 32, 8 चक्कू 32, कितना बचेगा? 7, 0 बढ़ेगा तो 8 8 64, 8 8 64 लगभग आपका आएगा 4.8 एम्पियर, 4.8 एम्पियर के अप्रॉक्स आएगा। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4.8 एम्पियर। समझ में चीजें आई सारी? अगर समांतर क्रम में दिया है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो हम यूज करेंगे ये 1/R, फिर जितने उसके प्रतिरोध दिए गए उनको 1/R के R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के क्रम में लिख के उसका कुल प्रतिरोध निकाल लेंगे। कुल प्रतिरोध से फिर हम ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ हमारा V बराबर IR हो जाएगा। तो हमको करंट पूछा है, तो करंट कितना निकलेगा? 4.8 एम्पियर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 12वां का क्या कह रहा है? 12वां क्वेश्चन है सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड, सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति डैश होती है। तो देखो धातुओं के ऑक्साइड, अधातुओं के, अधातुओं के ऑक्साइड देखो अधातुओं के जो ऑक्साइड होंगे अम्लीय नेचर के होंगे, अम्लीय नेचर के होंगे, और जो धातुओं के ऑक्साइड होंगे क्षारीय नेचर के होंगे। ये क्षारीय
ये क्षारीय होंगे, क्षारीय नेचर के होंगे। तो धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय नेचर, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय नेचर के होंगे। तो ये क्या पूछ रहा, अधातुओं के ऑक्साइड किस नेचर के होंगे, अम्लीय नेचर के होंगे। तो अम्लीय नेचर के होंगे तो आंसर कौन सा सही होगा, आंसर सी इज करेक्ट, सी करेक्ट। अगर उभयधर्मी की बात करेंगे तो उभयधर्मी मतलब जो अम्ल और क्षार दोनों की गुण रखता हो। उभयधर्मी मतलब जो अम्ल तथा क्षार दोनों के गुण रखता हो, दोनों के गुण रखता हो। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो देखो Al2O3, PbO2, ZnO, H2O2, ये किसके एग्जाम्पल होंगे, उभयधर्मी के। Al2O3, PbO2, ZnO, Al2O2, ये उभयधर्मी कहेंगे किसको, जो अम्ल और क्षार दोनों के गुण रखता हो उसको उसको उभयधर्मी कहेंगे। और अगर क्षार की बात करेंगे तो वो धातुओं के ऑक्साइड कैसे होंगे, क्षारीय नेचर के होंगे। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय नेचर के होंगे। और क्षार की अगर पीएच मान की बात करें तो पीएच मान इसका कितना होगा, मोर देन 7। अगर अम्लीय की बात करेंगे तो इसका पीएच मान कितना होगा, लेस देन 7 से कम होगा। उदासीन की बात करें तो इसका पीएच मान कितना होगा, पीएच मान इक्वल्स टू 7। ठीक है। अब देखो धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय नेचर के, अधातुओं के अम्लीय नेचर के। तो आंसर तो हमारा हो गया, क्योंकि हमसे पूछ रहा है अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय नेचर के होंगे। तो आंसर सी इज करेक्ट। ये प्रॉपर चीजें आप ऐसे ही नोट कर लीजिए। इसको अगर याद करने का तरीका तो देखो अधातु, आ से अधातु, आ से अम्लीय, आ से अधातु, आ से अम्लीय, तो आ से पकड़ लीजिएगा। बाकी जो बच गया वो क्षारीय नेचर का है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश की किरण के अपवर्तनांक होता है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहेंगे। देखो ये आलंब बोलेंगे। अब देखो ये मिरर है, ये मिरर लगा है, ठीक। तो ये इधर से ये क्या है, ये आपतन, ये क्या बोलेंगे इसको, आपतन। ये क्या हुई, ये परावर्तन। ये क्या है, ये है आलंब, ये है आलंब। अब देखो अब इसके बीच का कोण ये जो होगा थीटा, तो ये थीटा इसके बराबर होगा। θ1 हमेशा इक्वल ही रहेंगे, आपतन कोण परावर्तन के कोण के बराबर होगा। अब इसमें क्या कह रहा है, कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश की किरण का अपवर्तन होता है। आपतित किरण और निर्गित किरण के बीच का कोण, तो जो प्रिज्म में आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है उसको कहेंगे विचलन कोण। उसको क्या बोलेंगे, उसको विचलन कोण बोलेंगे। तो आपतन कोण कौन सा हुआ, आई हुआ। निर्गमन कोण, अपवर्तन कोण मतलब आके जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज हो रहा है। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा आपका डी, विचलन कोण। ये चीजें सब समझ में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, क्या करना है, दी गई अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित समीकरण है। क्वेश्चन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एक ग्रुप बी में आता है, इसको अच्छे से सीख लीजिएगा। कौन सा आपका संतुलित है, कौन सा नहीं संतुलित है, कैसे देखना। आप देखो 2Ca
Cl2, H2SO4, ठीक है। अब इसके बराबर में ये क्या बना, 2CaSO4 प्लस 2HCl, फिर CaCl2 प्लस 2H2SO4 प्लस CaSO4 प्लस 2HCl, ये CaCl2 H2SO4 CaCO4 या फिर HCl, CaCl2 या H2SO4 CaCO4 या फिर 2HCl। अब देखो कैसे निकालना है, इसको निकालना है LHS बराबर RHS करना है, ये करना है। इसमें जो इनका वेटेज है, इनका परमाणु भार है, उसके अकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ पे कितना है, दो कैल्शियम और दो क्लोरीन यहाँ है और दो यहाँ है, कितनी हुई, 4 क्लोरीन, ठीक। तो ये H2 है, ये CaCl4। अब देखो 2CaCO4, देखो 2 कैल्शियम तो हमने यहां से ले लिए, 2 कैल्शियम ले लिए और CO4 भी ले लिया, ठीक। तो हमारे पास बचा कितना, अभी क्लोरीन बचा है कितना, 2Ca और बचा और H2O। तो तुम्हारा कितना ये बचा था, क्लोरीन कितना था, 4 है, कितना 2। अगर यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 2 होता तब ये बैलेंस था, अदरवाइज ये बैलेंस नहीं है। तो ये क्या हुआ, ये गलत है, पहला गलत हुआ। अब देखो CaCl2 प्लस 2H2SO4, तो देखो CaCO4 ये वाला अभी तो बैलेंस है इतना ना, CaCO4 अभी बैलेंस है, देखो। अब प्लस 2HCl, अब देखो 2 ये और 2 ये कितना हुआ, 4, 2 दूनी 4 और 2 ये 4HCl। अब देखो ये तो बैलेंस है, ये नहीं बैलेंस है, यहाँ पे 2 होता तब ये बैलेंस होता, ये भी गलत हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पे क्या है, CaCl2 प्लस H2SO4 प्लस CaCO4, देखो ये तो बैलेंस है, फिर भी ये तो दोनों मिलके अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, बट क्या हो रहा है, CaCl प्लस H2, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे दो बढ़ रहे हैं, तो इसके आगे अगर 2 लगा होता तो बैलेंस था, अदरवाइज बैलेंस नहीं है। अब देखो CaCl2 प्लस H2SO4, देखो ये तो बैलेंस है, ये तो इसके साथ मिला बैलेंस हो गया, ये तो इसके साथ मिला CaSO4 के साथ बैलेंस हो गया। देखो Cl2 और 2H2, तो देखो ये पूरी तरीके से बैलेंस है, देखो ये पूरी तरीके से बैलेंस है। देखो H2 और Cl2, तो आंसर कौन सा होगा, आंसर डी होगा, आंसर डी इज करेक्ट। कौन सा होगा, डी सही होगा, डी सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको रट के जाइएगा बिल्कुल, बैलेंस मतलब कैसे बैलेंस करना है सारी चीजें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है I, 2I तथा 3I धारा, ये धारा है एक 1I, 2I और 3I धारा प्रवाहित करने वाले सीधे चालक से दूरी r पर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण क्रमशः V1, V2, V3 है, तो इनमें से एक कौन सा संबंध सही होगा। तो देखो जो परिमाण V1, V2, V3 है, ये इसमें सबसे बड़ा जो परिमाण होगा V3, फिर उससे छोटा V2 और फिर उससे छोटा V1, इसी क्रम में देख लीजिए। सबसे बड़ा कौन सा होगा, V3, तो V3, उससे छोटा V2, V1। आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा B, आंसर B इज करेक्ट। आंसर कौन सा होगा, आंसर B होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजन में जोड़ा जाता है तो परिणामी प्रतिरोध कितना होगा। अब देखो समांतर क्रम में जोड़ो, आप अपने हिसाब से देखो इसको नहीं, ये देखो ये मान लो 2 है और ये 3 है, ठीक है, ये जुड़ा समांतर क्रम में।
समांतर क्रम। एक 2-3 ओम का श्रेणी क्रम में ले लो, 2 ओम और 3 ओम, ये श्रेणी क्रम में, ठीक। अब पूछ रहा है उसका परिणामी क्या होगा, तो इसका क्या निकालोगे, इसका अगर आर निकालना हुआ तो क्या निकालोगे, 1/r 1/2 प्लस 1/3, तो कितना हुआ 6, 3 प्लस 2, तो 5/6। अगर आर की बात करेंगे तो कितना 6/5, तो 5 एकम 5, एक बचेगा, 5 दूनी 10, तो कितना परिणामी आर आएगा, आर बराबर आएगा 1.2 ओम आया। लेकिन अगर बात श्रेणी क्रम की आएगी, ये श्रेणी क्रम में आपका श्रेणी क्रम में है, तो अगर इसका परिणामी आर निकालेंगे तो कितना होगा, 2 और 1 3, 3 और प्लस 2 कितना आएगा 5 ओम। तो क्या कह रहा है, परिणामी जो रेजिस्टेंस होगा, तो क्या कर रहा है, जो श्रेणी क्रम में हो रहा है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आ रहा है, लेकिन समांतर क्रम में कितना आ रहा है, मिनिमम से मिनिमम, कम से कम। समांतर क्रम में कम से कम आ रहा है, श्रेणी क्रम में ज्यादा से ज्यादा आ रहा है। तो ये किसने जोड़ा है, समांतर क्रम में संयोजन जोड़ा है, समांतर क्रम में जोड़ा है। समांतर क्रम में कौन सा आएगा, कम से कम आएगा, क्योंकि हमारी बटे में संख्या रहती है, सिंपल है, कम से कम आना ही है उसको। उच्चतम प्रतिरोध से अधिक ना, निम्नतम प्रतिरोध के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं, उच्चतम प्रतिरोध के बराबर नहीं, क्या होगा, निम्नतम प्रतिरोध से कम। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर ए इज करेक्ट, आंसर ए होगा आपका। तो देखते हैं ये चीज समझ में आई, ये चीज समझ में आई। अगर समांतर क्रम में रहेगा तो उसको हम बटे में कहते हैं, इस वजह से निम्नतम से कम ही आता है वो, और इसमें जो श्रेणी क्रम है तो सीधे जोड़ देते हैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, क्षुद्रांत के अवशोषण के क्षेत्र को बढ़ाने वाले उंगली जैसे संरचनाओं को क्या कहा जाता है, उंगली जैसे संरचनाओं को क्या कहा जाता है, क्षुद्रांत के अवशोषण के क्षेत्र को बढ़ाने वाले उंगली जैसे संरचनाओं को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाएगा, स्फिंक्टर्स, ग्रंथियां, पक्षमाभ या फिर दीर्घ रोम। तो क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे दीर्घ रोम, उसको बोलेंगे दीर्घ रोम। आंसर डी इज करेक्ट, इसको याद कर लीजिए ऐसे ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय रेखा पश्चिम से पूर्व की दिशा, पश्चिम से, देखो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब देखो कह रहा पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व दिशा की ओर चलती हैं और क्षैतिज रूप से रक्षा चालक ऊपर की दिशा की ओर बढ़ता है। ऐसी स्थिति में प्रेरित धारा की दिशा किस ओर जाएगी, अगर चालक जो रखा है ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो प्रेरित धारा की दिशा किस ओर बढ़ रही है, उत्तर की ओर बढ़ेगी, उत्तर की ओर। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर सी होगा। उसने ये बोल दिया गया रखा चालक ऊपर की दिशा की ओर बढ़ रहा है, ऊपर की दिशा मतलब हमारा इधर से इधर जा रहा था, ऊपर की ओर बढ़ेगा तो हमारा उत्तर वाली दिशा की ओर बढ़ रहा है। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर सी करेक्ट होगा, क्योंकि हमारा ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व, ये पश्चिम, पश्चिम से पूर्व तो जा ही रहा था बट ऊपर की ओर बढ़ रहा था, तो ऊपर की ओर बढ़ेगा, किधर की ओर जाएगा, उत्तर की ओर जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, जब जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। जब जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकालता है, तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखो ओजोन तो निकालेगा नहीं यार, मीथेन भी नहीं निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एक बार सोच सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड, बट ये आंसर नहीं होगा, क्या निकालेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आंसर डी इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के मिश्रण वाले लवण का पीएच मान क्या होगा। देखो अगर प्रबल बोल दिया ना, प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल ये होगा, तो देगा क्या ये किसके बराबर देगा प्रबल लवण, क्षारीय लवण, ये देगा
क्षारीय लवण प्लस जल, ये क्या देगा? क्षारीय लवण प्लस जल देगा। एक और दूसरा स्टेटमेंट आएगा, प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार, ये क्या देगा? ये देगा अम्लीय लवण, ये देगा अम्लीय लवण प्लस जल, अम्लीय लवण प्लस जल देगा। अब देख लो इसमें, तो पीएच मान की बात करेगा ना, तो देखो ये क्या होगा? प्रबल क्षार है ना, प्रबल क्षार है ना, तो क्षार की फीलिंग आएगी, क्षार की फीलिंग आएगी तो पीएच मान कितना होगा? क्षार की फीलिंग आएगी, पीएच मान 7 से अधिक होगा हमेशा। तो देखो प्रबल क्षार है, अम्ल कम है, अम्ल कम है ना, अम्ल कम है, तो प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार है तो क्या होगा? क्षारीय लवण होगा। अगर लवण क्षारीय है तो क्षारीय लवण है तो पीएच मान कितना होगा? 7 से अधिक होगा। तो 7 से अधिक 0 के बराबर नहीं, 7 के बराबर उदासीन होगा, 7 से कम अम्लीय लवण होगा, तो 7 से अधिक। आंसर कौन सा होगा? आंसर डी इज करेक्ट, आंसर डी इज करेक्ट, आंसर डी इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, अपशिष्ट को खत्म करने के लिए पौधों द्वारा निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है? अपशिष्ट को खत्म करने के लिए पौधों द्वारा निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता है। अब ऑप्शन पढ़ो, इसके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या है? पत्तियां गिराकर अपशिष्ट का उन्मूलन करना, हाँ ये तो सही है, ये तो किया जाता है, पत्तियां गिरा के पेड़ पौधे अपना अपशिष्ट का पाचन करते हैं। नंबर 2, पसीने द्वारा अपशिष्ट का निष्कासन, ये पसीना तो आदमियों में आता है ना, आदमियों जानवरों में, जीव में आएगा ना, पसीना वाली प्रक्रिया जीव में होगी, जीव जंतुओं में, ये पेड़ पौधों में नहीं होगी। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर बी ही होगा, क्योंकि कह रहा है कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। कोशिका रिक्तिकाओं में अपशिष्ट का भंडारण करके किया जाता है, मृदा में अपशिष्ट का उत्सर्जन करके किया जाता है। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर बी इज करेक्ट, पसीने द्वारा अपशिष्ट का निष्कासन नहीं किया जाता है पेड़ पौधों में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, क्या लंबी नलिकाकार संरचना के रूप में नेफ्रॉन की इस संरचना का कोई लाभ है? कह रहा है क्या लंबी नलिकाकार संरचना के रूप में नेफ्रॉन की संरचना का कोई लाभ है? अब देख लो, लाभ क्यों नहीं है? अब देखो आंसर इसका, नहीं, लंबी ट्यूबुलर संरचना का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि निस्पंदन कप के आकार के सिरों पर होता है। हाँ, वृक्क को मजबूती देने के लिए लंबी ट्यूबों को कुंडलित किया जा सकता है और उच्च घनत्व पर पैक किया जा सकता है। तीसरा है सी ऑप्शन, नहीं, सभी नेफ्रॉन लंबे नहीं होते हैं, कुछ छोटे होते हैं और अन्य लंबे होते हैं, लेकिन सभी कार्यात्मक होते हैं। हाँ, लंबी ट्यूब प्रारंभिक निस्पंदन से अतिरिक्त जल के पुनः अवशोषण के लिए समय और स्थान देते हैं। तो आंसर कौन सा होगा? हाँ, लंबी ट्यूब प्रारंभिक निस्पंदन से अतिरिक्त जल के पुनः अवशोषण के लिए सामान्य समय देते हैं। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर डी इज करेक्ट, क्योंकि किडनी आपके क्या करेंगी? जल का अवशोषण तो करती हैं, जल का अवशोषण करके यूरिया को छान देती है उससे और ब्लड को शुद्ध करती हैं। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर डी होगा। हाँ, लंबी ट्यूब प्रारंभिक निस्पंदन से अतिरिक्त जल के पुनः अवशोषण के लिए समय और स्थान देती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा ठोस यौगिक बनता है? अब सभी जानते हैं लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो देखो, लेड नाइट्रेट को अगर गर्म करेंगे तो क्या देगा? PbO, लेड ऑक्साइड दे देगा, सिंपल है, लेड ऑक्साइड दे देगा। देखो लेड खाली तो निकलेगा नहीं, लेड हाइड्रोक्साइड नहीं निकलेगा, लेड कार्बोनेट तो किसी माध्यम नहीं निकलेगा, तो कौन सा निकलेगा? लेड ऑक्साइड, PbO। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर सी इज करेक्ट। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और क्लास अच्छी लग रही है और जो भी हमको इम्प्लीमेंट करना है, जो भी जैसी लग रही क्लास, जो भी कमियां रह रही हैं आप लोग जरूर बताइएगा कि क्या क्या हम इम्प्रूवमेंट अपनी क्लास में कर सकते हैं, और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए इस क्लास को शेयर करते रहिए,
ताकि और भी बच्चों को इससे फायदा हो पाए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।